Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we are going to begin with a new chapter, that is chapter number 13 of your book, which is a poetry named On His Being Arrived at the Age of 23. And this poetry is written by the poet John Milton. John Milton, who was for the time being of 1608 to 74, is acknowledged as the greatest English poet after Shakespeare. तो शेक्सपियर के बाद जो फेमस रेनोन्ड पोएट था वो कौन था? जॉन मिल्टन. As a product of the Reformation movement in England, he combines the Renaissance passion for truth and beauty with the religious fervor of the Puritans. उनका बेसिकली एक पैशन क्या था कि वो हर बार सच्चाई का साथ दें, और कभी भी जब वो पोइट्री कंपोज करते हैं या अपने थॉट्स में कुछ भी लाते हैं तो वो या तो ट्रुथ पर बेस्ड रहता है या फिर ब्यूटी के अकॉर्डिंग. और वो ब्यूटी हो सकता है कि नेचुरल ब्यूटी हो या फिर रिलीजियस ब्यूटी, कि रिलीजन के बारे में क्या हो रहा है, किस बारे में बात करनी है, कैसे किसी को सक्सेस मिला, या कौन से गॉड को डिस्क्राइब करना है या उनकी ब्यूटी को बताना है, उस बारे में वो बात करते थे. He is best known for Paradise Lost, the only epic composed in English language so far. उन्होंने जो सबसे पहला एपिक हिस्टोरिकल पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, कंपोज करा था, वो उनका इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बेस्ट और सबसे आज तक का फेमस कंसेप्ट था. His literary art is so consummated that he is credited as being the most sublime of English poets. उन्हें बहुत ज़्यादा ठहराव वाला, जो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियरली डिस्क्राइब करें, ऐसा इंग्लिश पोएट माना जाता था, द मोस्ट सबलाइम पर्सन. और इसी अकॉर्डिंग उन्हें क्रेडिटेड किया गया था. उनके नाम को एक सबलाइम पोएट के नाम से एक क्रेडिक्शन दिया हुआ था, एंड नोन एज मास्टर ऑफ द ग्रैंड स्टाइल. एंड उनका जो इंग्लिश लिखने का मेन कंसेप्ट, जो मेन थ्योरी थी, वो हर बार न्यू कंसेप्ट्स पर बेस्ड रहती थी, एंड जिस अकॉर्डिंग भी वो अपनी पोइट्रीज को डिस्क्राइब करते थे विद सम ऑफ द न्यू वर्ड्स, इस अकॉर्डिंग उन्हें मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल भी कहा जाता था. नाउ लेट्स कम टू द ब्लू बॉक्स. The poem On His Being Arrived at the Age of 23 is a devotional sonnet. ये जो पोएम है वो कहीं ना कहीं थोड़े से एक दुख को, एक सोनेट को डिस्क्राइब करती है, और गॉड के ऊपर एक ट्रस्ट को या डिवोशन को डिस्क्राइब करती है. सो इन कॉम्बिनेशन द पोएम ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 इज़ अ डिवोशनल सोनेट, अ बिलीफ इन गॉड, एंड उसके अकॉर्डिंग एक पोएट्री कंपोज की गई है, रिटन इन एन ऑटोबायोग्राफिकल मोड. इसका मेन मोड क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स पोएट अपने बारे में इस पोएट में सब कुछ, इस पोएम में सब कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं. द मेन पर्पस ऑफ द पोएट इन राइटिंग द पोएम इज़ कि वो अपने बारे में कुछ बता सकें कि उन्होंने गॉड के ऊपर डिवोशन किस अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करा या दिखाया है. सो दैट्स वाई द मोड ऑफ द पोएट्री इज़ ऑटोबायोग्राफिकल. इट कंटेन्स मिल्टन्स रिफ्लेक्शंस ऑन हिज लेट मैच्योरिंग. यहाँ पर मिल्टन को जो दुख हुआ है, जो उन्हें अपने ऊपर या फिर अपनी किस्मत के ऊपर दुख हुआ है, उस बारे में उन्होंने रिफ्लेक्शन या फिर दुख को जताया है. किस तरीके से उन्हें रिग्रेट हुआ अपनी लाइफ में कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लेट मैच्योर हुए. द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ हिज लाइफ इज़ टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन एंड राइट इन प्रेज ऑफ गॉड. उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि दुनिया को चलाने वाले जो हैं वो गॉड हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी गॉड लोगों की परीक्षा लेने में या उनका जब वो टेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर रहते हैं, एक डोमिनेशन पावर दिखाते हैं. ही इज़ अ डोमिनेटिंग पर्सन. ओवरऑल वो सबके ऊपर एक डोमिनेशन क्रिएट करते हैं, अपना पावर रिलीव करते हैं, एंड इस अकॉर्डिंग जब वो अपना पावर सबको दिखाते हैं तब जो उनके सामने झुकने वाला होता है वो मैन होता है. एंड इसीलिए गॉड के आगे कभी किसी की नहीं चल पाई है. दैट्स वाई ही इज़ डोमिनेटिंग.
एंड जस्ट टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड, उन्होंने गॉड से ह्यूमन बीइंग को लिंक कर कर इस पोएम में बताया है कि जब तक गॉड नहीं चाहेंगे तब तक मैन कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट कहीं ना कहीं उन्होंने गॉड के डोमिनेशन को एक्सेप्ट करा है, उसे प्रेज करा है, उसकी तारीफ करी है, बुराई नहीं। Here he blames time for stealing away his youth without ripening his poetic talent. उन्होंने किस चीज़ को सबसे ज़्यादा ब्लेम किया है, वो है टाइम, जिसने उनका पूरा का पूरा यूथ, उनका जो यूथ एज था, जो उनकी जवानी की एज थी, उसमें उन्हें मैच्योर ही नहीं होने दिया और टाइम ने बहुत जल्दी उनका एक टाइम पीरियड छीन लिया और वो अपना पोएटिक टैलेंट दुनिया को नहीं दिखा पाए। उन्होंने जो पोएटिक टैलेंट दिखाया वो अपनी एडल्ट एज में दिखाया था, लेकिन उन्हें वो काफ़ी पहले से अपनी यूथ एज से दिखाना था, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रह पाए। He uses the sonnet form to produce a personal utterance that combines dignity of tone, flexibility of movement and mastery of structure. इसलिए उन्होंने अपनी इस पोएट्री में एक सोनेट फॉर्म को यूज़ करा है, एक इस तरीके की पोएटिक कंपोज को, जिससे वो अपना दुख भी डिस्क्राइब कर पाएँ और गॉड का पावर भी। और इसी अकॉर्डिंग गॉड से उन्होंने क्या रिक्वेस्ट करी है, क्या अटरेंस करा है बार बार, किस अकॉर्डिंग गॉड के ऊपर उनकी डिग्निटी बनी हुई है, वो सब कुछ उनकी पोएटिक टोन में बहुत अच्छे से दिखता है। और इसीलिए कब उन्होंने लाइफ में क्या डिसीजन लिया या कहाँ पे रिग्रेट करा या रिफ्लेक्शन करा, उन सब मूवमेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से इस पोएम में दिखेगी। एंड द मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर, किस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे अपने इस ऑटोबायोग्राफी को एक शॉर्ट स्ट्रक्चरल फॉर्म में रखा है, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक दुख बता सकें ऑफ बीइंग मैच्योर लेट। रेंडर्ड एज द ट्रू पेट्रार्कन form of sonnet, this poem is striking example of the Renaissance ethos and Reformation zeal. ये जो सोनेट है, ये जो पोएम है, वो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल ऐसा क्लिक्ड एग्जाम्पल लेता है, स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल, जिसके बारे में आप अच्छे से सोच सको, क्योंकि काफ़ी बार लोग अपनी लाइफ में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं एट द एज ऑफ मैच्योरिटी, और काफ़ी बार उनकी एज निकलने के बाद ही उन्हें सक्सेस या काम मिलता है। तो जाकर भी जिन लोगों में ज़ील होता है, एंथुसियाज्म या आगे काम करने का बहुत ज़्यादा अच्छा एक सोल होता है कि हाँ हम कर सकते हैं, डिग्निटी होती है, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं, फिर चाहे वो यूथ एज हो या फिर एडल्ट एज। इट इज़ एन असर्शन ऑफ फेथ इन गॉड, ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो गॉड के ऊपर अपने फेथ को डिस्क्राइब करने के लिए ही पोएट ने यूज़ करा है। एंड अ विश टू बी गाइडेड बाय द डिवाइन विल, एंड एक ऐसी विश है उनकी कि वो हर बार गॉड की विल के अकॉर्डिंग अपने सारे के सारे फैसले लें या फिर अपनी लाइफ में कोई आगे कदम बढ़ाएं। सो नाउ विद दिस लेट्स बिगिन विद द पोएट्री। द पोएट्री इज ऑन पेज नंबर 93 ऑफ योर बुक। हाउ सून हैथ टाइम द subtle thief of youth stolen on his wing my 3 and 20th year। यहाँ पर पोएट क्या बोलते हैं, कितनी जल्दी टाइम ने मेरे सारे के सारे जो यूथ का टाइम पीरियड था, जिसको शायद मैं नोटिस भी नहीं कर पाया, एक अननोटिसेबल या सटल टाइम को किस तरीके से मुझसे यूथ को छीन लिया गया टाइम के द्वारा। स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th year, वो टाइम इतनी जल्दी आया कि शायद मैं अपनी यूथ लाइफ जी भी नहीं पाया था, और उस यूथफुलनेस में मेरा सब कुछ मुझसे स्टोल हो गया, छीन लिया गया, स्टीलिंग हो गई। और जो छीना गया था वो थे मेरे पूरे 20 ईयर्स प्लस 3 ईयर, दैट इज़ 23 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, द बेसिक ईयर्स जब मैं एक यूथफुल पर्सन था, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़ील और एंथुसियाज्म था, कुछ कर दिखाने का एक जज्बा था। My hasting days fly on with full career, but my late spring no bud or blossom sheweth। उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी थी पोएट को कि वो अपने सारे के सारे दिनों को एक बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में जिएं, जितना काम कर सकते हैं उसको हेस्टली करें, फास्ट मोमेंट्स पर, ताकि वो अपने करियर को एक फ्लाई ओवर दे सके, एक उड़ान दे सके। लेकिन
उनकी मैच्योरिटी जो थी, जो यहाँ पे लेट स्प्रिंग के एक सीज़न से कंपेयर की गई है, वो काफ़ी बैड रही थी। मतलब उनके जो सर्कमस्टेंसेस थे वो इतने ज़्यादा पुअर थे कि उन्हें कोई चांस ही नहीं मिल पाया खुद को साबित करने का। एंड इस अकॉर्डिंग जो उनका मैच्योर्ड फ्लावर था, जो यूथ में ज़ील या एंथुसियाज्म होता है, वो कहीं ना कहीं श्वेत हो गया, वो शोन अप ही नहीं हुआ और वो डेड हो गया। तो जिस फ्लावर को खिलना था यूथ एज में, कहीं ना कहीं वो फ्लावर या वो मैच्योरिटी मुरझा रही थी, और पोएट अपना टैलेंट जो उनको बहुत जल्दी थी दिखाने की दुनिया को, वो अभी तक दिखा नहीं पा रहे थे। और ये सब पोएट ने किसकी मिस्टेक बताई है? जस्ट टाइम। उनके हाथों से टाइम फिसलता जा रहा था, उन्हें कोई पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी या चांस नहीं मिल रहा था। एंड इस अकॉर्डिंग कब टाइम ने उनकी सारी की सारी इच्छाओं पर एक पॉज लगा दिया या एक सेटल फॉर्म दे दिया, या उनके हर एक सपने को चुरा लिया, उनकी मैच्योरिटी एज को चुरा लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। परहैप्स माई सेम्बलेंस माइट डिसीव द ट्रुथ। हो सकता है मेरे अपीयरेंस से, या जो मेरे आगे आने वाली मैंने सारी की सारी पोएम्स लिखी हैं, वो मेरे ट्रुथ को कहीं ना कहीं डिसीव करें या धोखा दें, मुझे डिच कर रही हूँ। आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश कंसेप्ट्स लिखे हैं, लेकिन जब मुझे लिखने थे तब मैं वो नहीं लिख पाया। तो हो सकता है मेरे अपीयरेंस से आपको ये लगे कि मेरी सच्चाई इतनी गहरी नहीं है, या मुझे कहीं ना कहीं धोखा नहीं मिला। मैं बहुत अच्छे से मैच्योरिटी वाली एज में कुछ नहीं कर पाया, इसका दुख मुझे बहुत ज़्यादा गहराई तक है, ये साबित करना चाहता हूँ। दैट आई टू मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर। इसीलिए मैं सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स के सामने, जिनको मैं ये पोएम डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उस मैनहुड के सामने अराइव हुआ हूँ, अपीयर हुआ हूँ अपनी पोएम लेकर, ताकि वो मेरी अंदर की गहराई को बहुत पास से, बहुत करीब से जान पाए। एंड इनवर्ड राइपनेस डॉथ मच लेस अपीयर। और इसीलिए मेरी जो अंदर से राइपनेस थी, मैच्योरिटी थी, वो मेरे अंदर यूथफुलनेस में आ ही नहीं पाई। और कहीं ना कहीं अभी तक मुझे उस बात का दुख है कि वो मेरे टाइम पर मुझे क्यों नहीं मिल पाई, या फिर मेरे सामने कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी क्यों ना आ पाई जिससे मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ। दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स इन द यूथ। हो सकता है अगर मेरे पास उस वक्त मैच्योरिटी होती, मेरा पूरा का पूरा यूथफुलनेस राइपन्ड हो चुका होता, अच्छे से पक चुका होता मैं दुनिया को झेलने के लिए, तो मेरी जो हैप्पी स्पिरिट्स है, मेरी जो सोल है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती। मैं हर एक फीलिंग को हैप्पीनेस के साथ एंजॉय करता, और यही मेरे लिए इंड्यूट होता। मैं उस हर एक हैप्पीनेस को अपने अंदर एंड्योर करके रखता, संभाल के रखता। लेकिन अब मैं हर एक हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं झेल रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे उस वक्त नहीं मिली जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। येट बी इट लेस और मोर और सून और स्लो। बट तो भी अब जाकर मैंने उस चीज़ को मान लिया है कि यही मेरी लाइफ का ट्रुथ है। भले ही मुझे कम मिला हो या ज़्यादा। कम और ज़्यादा में किसकी बात हो रही है? करियर में नेम और फेम की। देर से मिला हो या धीरे से मिला हो या जल्दी मिला हो, जैसा भी मिला हो, मैं अब सेटिस्फाइड हूँ कि ठीक है, आखिर मुझे अपना नेम और फेम मिला तो सही, जो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी एज में चाहता था, यूथफुलनेस में, कहीं ना कहीं आखिर मुझे अपने एडल्टहुड में वो मिल ही गया। इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्टेस्ट मेजर इवन। मुझे लाइफ में हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉर्म में मिली है, ईजीली मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया है। हर चीज़ मुझे स्ट्रगल के साथ लेनी पड़ी है, इसलिए मुझे लाइफ बहुत ज़्यादा अपने लिए स्ट्रिक्ट लगती है। टू दैट सेम लॉट हाउएवर मीन और हाई। काफ़ी लोगों को वही चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है, और शायद मेरे बराबर या मुझसे भी ज़्यादा ऊंची पहुंच पर। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लाइफ के स्ट्रिक्टेस्ट मेजर्स को या फिर स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा, इसलिए मैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं अभी तक रिग्रेट करता हूँ कि बाकी लोगों को एक लॉट में या तो एक साथ बहुत कुछ मिल जाता है, मीन ऑफ लिविंग अ लाइफ, या फिर वो मुझसे भी ज़्यादा हाई पोजीशन पर रिलाई करते हैं। टूवर्ड विच टाइम लीड्स मी एंड द विल ऑफ हेवन। बट अब मैं तो भी खुश हूँ कि टाइम मुझे जहाँ ले गया वहाँ मैं अब जाकर पहुँच तो गया, मुझे मेरा नेम और फेम भी मिल गया, और ये सब कहीं ना कहीं टाइम की विल ना होकर
हेवन की विश थी। ये सब हेवन में ऑलरेडी डिसाइडेड था कि मुझे कब, कहाँ और क्या मिलना है। ऑल इज़ इफ़ आई हैव ग्रेस टू यूज़ इट सो। बस ये सब मेरे ऊपर था कि मैं किस तरीके से अपने आप को मिली हुई गिफ्ट को या गॉड के विल को एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे उसमें कितना टाइम लगता है। एज एवर इन माई टास्क मास्टर्स आई। और अब जाकर आफ्टर मैच्योरिटी, आफ्टर यूथफुलनेस, हो सकता है मैं अपने टास्क मास्टर की आंखों में एक एडल्टहुड के बाद ही अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकता था। इसीलिए मेरे टास्क मास्टर को जो दिखा वो मेरे लिए बिल्कुल सही है। और अब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी एडल्टहुड में ही मेरा नेम और फेम जुड़ा हुआ था और मेरी लाइफ को डिसाइड करने वाले मेरे टास्क मास्टर हैं। टास्क मास्टर एक ऐसे पर्सन होते हैं जो आपको कंटिन्यूसली बताते हैं आपको कब, कहाँ पर क्या करना है और किस चीज़ से आपको कोई ना कोई अचीवमेंट या सक्सेस मिलेगा। एंड इस पोएट्री में टास्क मास्टर पोएट के सिर्फ और सिर्फ गॉड थे। तो इसीलिए वो फाइनली एंड में खुश हुए कि उनके टास्क मास्टर ने उनके लिए देर से ही सही लेकिन जो भी सोचा बहुत ज़्यादा अच्छा सोचा। सो विद दिस वी हैव एंडेड आवर पोएट्री क्लास and these are the important glossaries. These are the common glossary portions which generally appear in your extracts. So now, thank you class and have a nice day.